बच्चों लास्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन हमने आपसे डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको फोर्थ एप्लीकेशन बता दी थी, एक और एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका फिफ्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम ई नोड सेल। मतलब हम ई नोड सेल जो है ना, ई नोड सेल की हेल्प से हम इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट केस पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि हमको केस भी निकालना है, वो भी ई नोड सेल की हेल्प से। ई नोड सेल की हेल्प से निकालना चाह रहे हो, उसका मतलब आपको पहले सेल बनाना पड़ेगा। सेल बनाओगे ना तो सेल का जो ई नोड सेल आएगा उसी से आप उसका केस भी निकालोगे ना, तो आपको सेल बनाना पड़ेगा। और सेल बनाने के लिए हमको एनोड और कैथोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये सिखा देता हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये जो केएसपी के क्वेश्चन है, तो केएसपी को क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको सेल डिजाइन करना पड़ेगा। अब सेल डिजाइन कैसे करेंगे, तो पहले हम आपको ये समझा देते हैं। सेल के लिए आपको एक एनोड चाहिए और एक कैथोड चाहिए। सपोज ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो इधर हम रफ वर्क करके आपको समझा देते हैं। सपोज आपसे बोला गया कि आप एजी सेल का केएसपी निकालो। अगर आप एजी सेल का केएसपी निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, केएसपी निकालने के लिए आप रिएक्शन तो ये लिखते हैं ना यार, ये लिखा जाता है स्टेप से। आप इसका केएसपी निकालते ये रिएक्शन लिखते हैं, और ये रिएक्शन लिखे इसका केएसपी ये तो लिखा जाता है ना, ये लिखा आपने Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये लिखना होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपको लानी पड़ेगी। तो ये जो हो ना, ये हमारी एक सेल की रिएक्शन बन जाती है। देखिए देखो, अब हमको क्या करना है, AgCl का केएसपी निकालना है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको ये तो AgCl हमने ले लिया, हम एक जनरल केस ले लेते हैं। AgCl के लिए जगह मैंने जनरल ले लिया, MX मेरा सोल्ट है, इसका केएसपी निकालना है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, इसकी रिएक्शन ये लिखोगे ना, M प्लस N एक्वस प्लस X माइनस N एक्वस, ये लिखा जाएगा। और जब इसका केएसपी लिखने की बात आती है तो इसका केएसपी लिखा जाता है M प्लस N इंटू X माइनस, ये लीजिए। इसका मतलब अब हम इसकी बात करें कि हमें जनरल इसका केएसपी लेकर आना है, इसका केएसपी लाना है। तो यहाँ पर जो सोल्ट है वो हमारा MX सोल्ट है। जैसे AgCl है ना, अब AgCl के अंदर मेटल क्या है, तो मेटल इसमें सिल्वर मेटल है। तो एनोड बनाने का तरीका क्या होता है, आप जिस सोल्ट का केएसपी निकालना चाहते हो, आप जिस सोल्ट का केएसपी निकालना चाह रहे हो, वो सोल्ट जिस मेटल का बना हुआ है, उस मेटल और मेटल आयन का एनोड बनाया जाता है। समझना, जिस सोल्ट का आप केएसपी निकालना चाहते हो, वो सोल्ट जिस मेटल का बना हुआ है, उस मेटल और उसके मेटल आयन का हम एनोड बनाते हैं। यानी एनोड किसका बनेगा, तो मेटल और मेटल आयन का एनोड बनेगा। और आपको पता है एनोड को लिखने का तरीका होता है ना, पहले मेटल और फिर मेटल आयन। ये लीजिए, मैंने पहले मेटल लिखा, जनरल लिख रहा हूँ, मेटल ऑब्लिक करके मेटल आयन लिख दिया। अगर AgCl की बात करें तो एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है Ag और ऑब्लिक करके मैंने Ag प्लस लिख दिया। ये तो हो गया हमारा एनोड। कैथोड की बात करें, अब कैथोड किसका बनाएंगे, तो कैथोड बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस सोल्ट का आपको केएसपी निकालना है, जिस सोल्ट का केएसपी निकालना है, उसी सोल्ट का कैथोड बनाया जाता है। इसका मतलब कैथोड बनेगा सोल्ट का। तो आप कहीं सोच रहे होंगे कि सर सोल्ट के भी क्या कैथोड बनते हैं क्या, सोल्ट के भी इलेक्ट्रोड बनते हैं क्या, तो बिल्कुल बनते हैं। आपको नहीं बताया था हमने, कैलोमल इलेक्ट्रोड हुआ, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हुआ, जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड थे वो बेसिकली क्या थे, वो बेसिकली सोल्ट के तो इलेक्ट्रोड थे। इसका मतलब जिस सोल्ट का केएसपी निकालना है उस सोल्ट का कैथोड बनाया जाता है। इसका मतलब हम कैथोड किसका बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे AgCl का। अगर जनरल बात करें तो कैथोड बनेगा MX का। याद आ गया, आपको याद भी होगा जब हमने सिल्वर क्लोराइड को लिखा था तो इसको देखा था हमने AgCl सॉलिड ऑब्लिक करके और ये Cl माइनस लिख दिया था, याद आ गया। तो वो तो उसका रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब कैथोड को लिखना है, यानी समझ में आ गया कैथोड किसका बनेगा, तो कैथोड हमारे सोल्ट का बनेगा। और कैथोड को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आयन और फिर मेटल लिखोगे। तो आयन का मतलब सोल्ट MX, ये देखो MX का मतलब यहाँ पर जो भी मेटल है उस पर कोई चार्ज होगा, तो ये तो आयन हो गया, ऑब्लिक करके मेटल लिख दिया। अब अगर AgCl का केस होता तो यहाँ लिखते हम Ag, ये लिखा हमने ऑब्लिक करके Ag प्लस, और ये बन गया AgCl ऑब्लिक करके Ag, ये से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से बनाया जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। तो बात ये है, कंक्लूजन ये निकल के आया है कि आप जिस सोल्ट का केएसपी निकालना चाहते हैं, जिस सोल्ट के लिए आप केएसपी निकालना चाह रहे हैं, उसका कैथोड बनेगा। और वो सोल्ट जिस मेटल का बना हुआ है उसके मेटल और मेटल आयन का एनोड बनाया जाता है। ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर 1। अब मैं रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूँ, तो मैं सेल की रिएक्शन, मैंने सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा ना, अब सेल की रिप्रेजेंटेशन से ही मैं सेल की रिएक्शन बनाता हूँ। तो सेल की रिएक्शन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं एनोड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन की लिखूंगा, कैथोड की रिएक्शन रिडक्शन की लिखूंगा, उन दोनों को ऐड करूंगा तो सेल की रिएक्शन आ जाएगी। एनोड की रिएक्शन, एनोड हमारा मेटल आयन का बना हुआ है, ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन लिखोगे ना, ऑक्सीडेशन का मतलब M से हमने M प्लस N बना दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे क्या होगा,
रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कब होगा, जब mx से क्या बनेगा, m बनेगा। कैसे, mx के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कोई प्लस होगा ना, प्लस n है, यहाँ कितना हो गया 0, तभी तो होगा ना रिडक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन ये तो लिखेंगे ना, mx सॉलिड से m बना दिया, इसको बैलेंस करना है तो इसको x माइनस n प्लस n इलेक्ट्रॉन ये लीजिए। ठीक है, सेल की रिएक्शन लानी है तो सेल की रिएक्शन के लिए एनोड कैथोड को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास सेल की रिएक्शन आ गई है। चलिए अब हमको केस पे निकालना है, आप ये भी समझते होंगे केस पे निकालने के लिए क्या करते हैं, वो आपने जो भी सोल्ट लिया, जो भी आपने एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट लिया, उसका आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो। आयनिक में सिखाते ना केस पे निकालना, तो आप क्या करेंगे, वो जो भी एस्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी ना, अदरवाइज तो सॉल्युबिलिटी तो हो नहीं सकती। इसका अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 1 हमको सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनाना है, और उसके साथ में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो होगा क्या, वो जो सोल्ट है और उसकी जो आयन है उनके बीच इक्विलिब्रिया भी होगा। तो मैंने लिख दिया ना, ये सोल्ट रहा, इसके इनके बीच में इक्विलिब्रिया, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है, उसके साथ में सॉल्यूशन भी हमारा सैचुरेटेड है। क्लियर पॉइंट। अब हम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल टू ई नोट, नेक्स्ट इक्वेशन ECl इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो प्रोडक्ट के अंदर आ गया, रिएक्टेंट के अंदर आ गया। हमने बोला अभी इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रिया तो ECl को 0 कर दो, नंबर 1 हम ECl को 0 करेंगे। दूसरी बात, अब सॉल्यूशन कैसा हमारा सैचुरेटेड है, और ये क्या लिखा पता है, ये इस कटायन की आयनिक कंसंट्रेशन है और ये अनायन की आयनिक कंसंट्रेशन है, और सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड होता है तो आयनिक कंसंट्रेशन को बोलते थे ना सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये कटायन की सॉल्युबिलिटी हो गया, ये अनायन की सॉल्युबिलिटी होगा, और सॉल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा ना मेटल आयन का कंसंट्रेशन और अनायन का कंसंट्रेशन, इसका ये क्या है, ये इसके एक कटायन की सॉल्युबिलिटी है, ये अनायन की सॉल्युबिलिटी, और दोनों का जो प्रोडक्ट उसको बोलता है केएसपी। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह लिखेंगे केएसपी। और आप ये भी समझते होंगे जो प्योर सॉलिड होता है, प्योर जो सॉलिड है, इनके एक्टिव मासेस 1 लिए जाते हैं, इसका एक्टिव मास हमने 1 रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ केएसपी। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। वैसे बताएं इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ही आसान है। हमने इसके पहले एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करवाया था, याद करो, ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log केसी। ये फॉर्मूला हमने याद किया था ना अभी, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला भी तो उसके जैसा ही है ना। देखो बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्मूला, बस केएसपी की जगह क्या लिख दिया, केसी। ऐसे बोलो केसी की जगह क्या लिखा हमने, केएसपी। और वैसे आपको पता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जो केएसपी है ना यार, ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, पर ये किसके लिए होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होगा। तो बात तो वो की वही है। तो आपने जो फॉर्मूला याद कर रखा है ना, इसी में केसी की जगह आप केएसपी बोल दो तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला आपको याद हो गया है। बस बात ये आपको करना क्या है, केस पे निकालना, एन तो आपको दिख ही जाएगा। कुल मिलाकर आपको ई नोट सेल निकालना है। अब ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट सेल निकालने का तरीका तो मैं आपको सिखा चुका हूं ना। ई नोट सेल होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी माइनस करेंगे तो हमारा ई नोट सेल लग जाएगा। कैथोड एनोड का कैसे पता लगेगा, अभी आपको सिखा दिया। मेटल आयन का एनोड बनता है और उसके सोल्ट का कैथोड बनता है। ठीक है जी। अब मैं इसके 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, इससे इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी वाला केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हमने क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट केएसपी ऑफ एजीआई गिवन। आपको दे रखा है 2 रिएक्शन दे रखी है। एक तो दे रखा है एजी से एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया। सेकंड आपको एजीआई से एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये आपको ये दे रखा है। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे, और आपसे बोला जा रहा है कि आप इस एजीआई का केएसपी निकाल लीजिए। इसका केएसपी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब इसकी केएसपी की बात करें, मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल निकालना है, और ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट सेल निकलता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और हमको दोनों के एसआरपी ही लेने। ठीक है जी। अब एनोड कैथोड कौन होगा, तो आपको बता दिया मैंने कि मेटल आयन का एनोड ले रहे हैं, तो ये रहा मेटल आयन। इसका मतलब ये एक तरह से ये आपका एनोड हो गया, और जो सोल्ट है, सोल्ट का तो कैथोड बनाते हैं ना, कैथोड हो गया। एनोड कैथोड का पता लग गया। अब आपको ये देखना है कि दोनों का एसआरपी दे रखे, एसओपी दे रखे, क्योंकि आपको तो एसआरपी चाहिए। तो आप देख सकते हो एजी से क्या बना है, एजी प्लस बना है, ऑक्सीडेशन यानी एसओपी दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे जो ये जो है इसका इस इलेक्ट्रोड का एसआरपी आ गया प्लस 0.80 वोल्ट, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है एजी प्लस है, एजी, इसका मतलब इसका ऑलरेडी एसआरपी ही दे रखा है। इसका तो ऑलरेडी एसआरपी है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, कैथोड का एसआरपी, कैथोड का एसआरपी कितना है आपके पास में, कैथोड का एसआरपी है माइनस 0.0591
0.152, इसमें से आप माइनस करेंगे 0.80, इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है माइनस 0.952 वोल्ट। ये लीजिए, ये तो हमारे पास में इनोड सेल आ गया, माइनस 0.952 वोल्ट, ये तो हमारे पास इनोड सेल आ गया ना। अब हमको इनोड सेल लाना है, केस भी लाना है, तो हमको तो केस भी लाना है ना। केस भी लाने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास है इनोड सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log केस भी, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। वैल्यू पुट करें, इनोड सेल की जगह मैंने रख दिया है माइनस, इनोड सेल की जगह रखा मैंने माइनस 0.952 इक्वल टू 0.0591 अपॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, log ऑफ केस भी, ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से हम log केस भी निकाल लेते हैं। log जो केस भी है, log केस भी इक्वल टू आ जाता है माइनस 0.952 डिवाइडेड बाई 0.0591। यहाँ तक सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको इससे डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है ये बन गया log केस भी इक्वल टू आता है माइनस 16.10, ठीक है। हमको लाना है केस भी, तो केस भी इक्वल टू आ जाता है, केस भी आपका बनेगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.10, ये यहाँ तक पहुंच गया अपन। अब हमको इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग भी किसका लेना है? नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। मैं आपको सिखाया था नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेते हैं, इसका एंटी लॉग लेने का तरीका बताया था। ऐसे लिखा था ना, एंटी लॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल, तो 0.10 को माइनस कर दिया इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल, यहाँ तक पहुंच गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग, ये लिखा हमने, एंटी लॉग 1 माइनस 0.1 किया तो ये बनता है हमारे पास में 0.90 इंटू 10 टू पावर माइनस 17, यहाँ तक आ गया। एंटी लॉग हो 0.90, अब 0.90 का एंटी लॉग कितना होगा वो समझ लेते हैं। आपको पता है log 8 की बात करें, 8 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 log 2, तो ये जो log 8 है ना, ये बेसिकली आता ही 0.90। जब log 8 0.90 है तो 0.90 का एंटी लॉग तो 8 आएगा ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 17। ये इसके लिए केस पी की वैल्यू आ गई है, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। आया समझ में? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट केस पी ऑफ पीबीआई2 का केस पी कैलकुलेट करना है, और ये दोनों रिएक्शन फिर हमको दे रखी है। अब इसको भी देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि ये पता लगाना, सबसे पहला काम तो क्वेश्चन में ये होगा, ये पता लगाएंगे एनोड किसका बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे, तो मेटल आयन का एनोड बनेगा। ये मेटल आयन ये रहा, इसका मतलब एक तो हमारा एनोड हो जाएगा, ये तो हमारा एनोड हो गया, और सोल्डर हमने कैथोड बना लिया, तो पीबीआई2 का कैथोड बनेगा। ये लीजिए, ये तो ये हो गया। उसका सेकंड पॉइंट अपन क्या देखते हैं, एसआरपी दिया, एसओपी दिया, देखते हैं पीबी प्लस 2 लेड बना, रिडक्शन यानी एसआरपी दे रखा है, यहाँ पर रिडक्शन और एसआरपी इसका दोनों के एसआरपी दे रखे। तो सबसे पहले तो हम इसका इनोड सेल निकाल लेते हैं। अगर हम इसका इनोड सेल देखें, इनोड सेल इक्वल टू हमने लिखा, इनोड सेल होता है इनोड ऑफ कैथोड माइनस इनोड ऑफ एनोड, दोनों का हमको और लेना भी एसआरपी, दोनों का एसआरपी लेना है। इनोड ऑफ कैथोड का एसआरपी गिवन है माइनस 0.365 गिवन है, माइनस ऑफ माइनस 0.126 हो गया। इसको सोल्व कर दिए बन जाता है माइनस 0.365 और माइनस माइनस प्लस 0.126 यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। इसको माइनस करके देखें तो ये हमको देता है माइनस 0.239 वोल्ट। ये लीजिए, ये तो हमारे पास में इनोड सेल आ गया, ये इनोड सेल आ गया। हमको तो केस भी लेकर आना है ना, तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने फॉर्मूला लगा दिया, इनोड सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log केस पी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करें, इनोड सेल की जगह मैं रख देता हूँ माइनस 0.239 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ केस, ठीक है।
इसको सोल्व करके हम log केस भी निकाले तो log केस भी हमारे पास आ रहा है, ये अप्रोक्स -8 आता है। -8 है तो इसका जो केस पी है ना, इसका जो केस पी है वो लिख दिया जाएगा 10 टू पावर -8, ये लीजिए इवन अप्रोक्स बताया। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर रोड is placed in point 2m copper sulfate solution at 25 degree Celsius. Calculate reduction potential of कॉपर इलेक्ट्रोड। आपसे बोला जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, और गिवन है E नॉट ऑफ कॉपर ऑब्लिक कॉपर +2 इक्वल टू -0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है अ कॉपर रोड इज प्लेस्ड इन 0.2m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया, एक कॉपर की रोड ली और कॉपर की रोड को लेके उसको 0.2m कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। आपसे पूछ रहा है अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो वो होता है ना हमें इसी से पता लग जाता है। इसी से जो हमको पता लगता है वो होता है जब कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में रखे, कंसंट्रेशन 1 ले, आपने कंसंट्रेशन 1 नहीं 1 की जगह 0.1 कर दिया, कंसंट्रेशन बदल दी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। चेंज होकर नया कितना होगा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, अगर इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप रिडक्शन की रिएक्शन लिखो। तो हम सबसे पहले तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। स्टेप समझते चलना। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन की रिएक्शन लिखी, ये लीजिए कॉपर +2। अच्छा, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 है, तो कॉपर आयन का भी 0.2 होगा, तो मैं कंसंट्रेशन भी इसके साथ में लिख देता हूँ +2 इलेक्ट्रॉन। इस हमने ये कॉपर बना दिया, ये लीजिए ये कॉपर बना दिया, और ये मैंने इसके लिए कॉपर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन की रिएक्शन लिखी। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये तो आपको दिख भी रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखे, इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनता है, रिएक्शन रिडक्शन की है, तो यहाँ ई रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा। ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर लिखा हमने कॉपर, अपॉन रिएक्टेंट में हम लिखेंगे कॉपर +2। यहाँ तक आगे चलिए जिसको सोल्व करते हैं। ई नोट आरपी एसआरपी इसने क्या दिया, ई नोट ऑफ कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस, इसका मतलब इसमें कॉपर का एसओपी दे रखा है। अगर कॉपर का एसओपी दे रखा है तो कॉपर का एसआरपी प्लस 0.34 वोल्ट होगा। ये लीजिए 0.0591 है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमने ले लिया इसको 0.06 अपॉन 2 करें तो ये बन जाता है 0.03। ये लीजिए 0.03 इंटू लॉग प्योर मेटल के एक्टिव मासेज 1 लिए जाते हैं और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.2 है, तो इसको लिख दिया जाएगा 1/0.2। ये 1/0.2 ठीक है, 1/0.2। तो इसको देखा जाए तो ये सोल्व करें तो ये बन जाता है ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03 माइनस 0.03। देखना अब ये क्या लिखा हमारे पास है 1/0.2 है ना, तो 10/2 कितना होगा, ये तो log 5 बन जाएगा। log 5 की बात करें तो log 5 होता है 0.70। ये लीजिए 0.70 आ जाएगा log 5। log 5 किससे बनाया मैंने, 5 को लिख दिया करो 10/2, log 10 माइनस log 2, log 10 1 होता है, log 2 0.30, 1 में से 0.30 को माइनस किया तो 0.70, ये 0.70 आ गया। तो इसको देखा जाए ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 0.34 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.03 है, 0.03 को 0.70 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई किया 0.03 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ना 21। ये लिखा हमने 21 1 2 3 4, ये बन जाता है
0.021, ठीक है। इसको लिख देते हैं 0.34 माइनस 0.021, ठीक है। ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 0.02, तो इसको देखें एक तरह से देखा जाए तो आंसर आ जाता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका होता है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। zinc rod is placed in 0.1 m ZnSO4 solution 825 degree Celsius. At this dilution ZnSO4 dissociate to 20%. Rate oxidation potential of जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड को हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है SRP ऑफ Zn इज माइनस 0.76 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया जिंक जो है, जिंक का SRP दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट, ये आपको जिंक का SRP दे रखा है, ये लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं, क्या मेथड होना चाहिए। मैंने आपसे बोला था जब भी इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आए सबसे पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखे। तो जिंक इलेक्ट्रोड का है तो मैंने सबसे पहले तो जिंक की रिडक्शन की रिएक्शन लिखी, तो जिंक का रिडक्शन आ जाता है जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इससे हमने ये जिंक बना दिया, ये जिंक बना दिया, ये जिंक की रिडक्शन की रिएक्शन आ गई है, हमने जिंक का रिडक्शन लिख दिया है। इसके लिए नष्ट इक्वेशन लिखे हैं, तो नष्ट इक्वेशन लिखा जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट। प्योर मेटल के लिए 1 लेते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन जिंक प्लस 2, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमको जिंक आयन का कंसंट्रेशन रखना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन के अंदर याद है कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दिया था, फिर इस क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, तो इसने बोला 0.1 है, उसके साथ में इसका डिसोसिएशन है 20% है। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिसोसिएशन नहीं दिया था तो हमने 100% मान लिया। जब 100% मान लिया तो जो कंसंट्रेशन सोल्ट की थी वही उसके आयन के आगे, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो क्या लिखोगे, ये ZnSO4 है, ये ZnSO4 इसका डिसोसिएशन होगा, आपको एक तो जिंक आयन मिलेगा, उसके साथ में आपको सल्फेट आयन मिलेगा। ये आपको दे रखा है 0.1 0 और 0, इसको लिखोगे ना 0.1 माइनस होता है ना C माइनस C अल्फा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो C था, इसको हमने C माइनस C अल्फा बना दिया, ये लिखते थे ना इसको C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा बनेगा और ये C अल्फा बनेगा। यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि जो जिंक आयन है उसका कंसंट्रेशन लिखोगे आप C अल्फा, C तो कितना है 0.1, अल्फा कितना आपका 20%, ये 20%, ये 20%, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया 0.02। इसका मतलब यहाँ से देखने से पता लग रहा है जिंक आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है 0.02, ये 0.02 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना रखेंगे 0.02 रखेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करें तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका एसआरपी माइनस 0.76 दे रखा है हमको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये बनता है 0.03 इंटू लॉग 1 अपॉन 0.02, ये बन गया 1 अपॉन 0.02, क्या तक आ गया। इसको सोल्व किया माइनस 0.76 माइनस 0.03 इंटू लॉग, ठीक है 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 तो यार ये 50 आ जाएगा, ये 50 लिख दिया हमने, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं माइनस 0.76 माइनस 0.03 लॉग 50
log 50 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, log 5 प्लस log 5, 5 इंटू 10 तो log 5 प्लस log 10 आ जाएगा। ठीक है, log 10 की बात करें, log 10 कितना 1 और ये होता है 0.7 तो 1.7 इसको लिख देते ना, माइनस 0.76 माइनस 0.03 इंटू 1.7 यहाँ तक पहुंच गए। देख लीजिए इसको। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप की अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 1.7 है इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.03 से तो ये हमको दे देगा माइनस 0.76 माइनस 0.0591। ठीक है जी, इसको सोल्व करें तो माइनस माइनस का मतलब ये तो ऐड हो जाएंगे एक तरह से, 0.76 में इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 0.65611 ये आ जाएगा 811 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास ई रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल आया ना, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बोलेगा तो लास्ट में आंसर ठीक करेंगे इसका प्लस 0.811 वोल्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इनमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला गया, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना, हम कैलकुलेशन करके तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लाएंगे, और पर हमको लाना क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लास्ट में क्या करना होगा, उसका साइन चेंज करते तो रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, और बनाते इस टाइप के क्वेश्चन। What pH of HCl solution, a hydrogen electrode will exhibit reduction potential of minus 0.188 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है 8 what pH of HCl solution hydrogen electrode will exhibit reduction potential of minus 0.188 वोल्ट। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर उसका पोटेंशियल अगर माइनस 0.18 वोल्ट हो ना, उस HCl पीएच का सोल्यूशन क्या होगा समझना। मैंने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला बताया था, ई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए माइनस 0.0591 इंटू पीएच, ये फॉर्मूला पता है। इसमें क्वेश्चन के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल रखा है माइनस 0.188 इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू पीएच, ये तो दे रखा है ना। इसको सोल्व करके पीएच निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन जाता है 0.188 अपॉन 0.0591, या हम ये भी लिख सकते हैं 0.188 अपॉन 0.06, ये लीजिए। पॉइंट 188 है ना, तो क्या काम करें, ये जो 0.188 है आप इसको डिवाइड कर दीजिए 0.06 से, 0.06 से आपने डिवाइड किया तो ये आपको आंसर दे रहा है, इसका पीएच आ रहा है 3.13, ये लीजिए आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसका पीएच आ रहा है 3.13, इतना पीएच। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं।
calculate reduction potential of फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। आपको एक इलेक्ट्रोड दे रखा है और आपको इस इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पता लगाना है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोड आपके पास है प्लेटिनम Cl2, इसका प्रेशर हमको दे रखा है 10 atm ऑब्लिक Cl माइनस और ये हमको दे रखा है 10 to power minus 3m। ठीक है, और इसके साथ में हमको गिवन है E नोट ऑफ Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस, E नोट ऑफ Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस, ये आपको दे रखा है प्लस 1.36 वोल्ट। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले तो आप क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये। ठीक, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। आपको एक इलेक्ट्रोड दे रखा है और इलेक्ट्रोड क्या है ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। ये तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड हो गया ना, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर प्रेशर कितना ले लिया 10 atm ले लिया और उसमें जो आयन है Cl माइनस उसका कंसंट्रेशन 10 to power -3 ले लिया और ये दे रखा है। मैंने आपसे क्या बोला, जब कभी बेसिक क्वेश्चन आए आप तो बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले तो वो जो भी इलेक्ट्रोड दे रखा है आप उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। चलो जब अपन इसको ट्राई करते हैं तो सबसे पहले हम इस क्लोरीन की रिडक्शन की रिएक्शन लिखें। अब क्लोरीन का रिडक्शन का मतलब Cl2 से Cl माइनस बना या Cl माइनस से Cl2 बना है। ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन होगा ही कब, रिडक्शन होगा ना जब Cl2 से Cl माइनस बनेगा। Cl2 से हमने Cl माइनस बना दिया, देख लो ना ऑक्सीडेशन 0 से माइनस, वो रिडक्शन आ रहा नहीं आ रहा Cl2। अब इसका जो प्रेशर है इसके साथ में लिख देते हैं। इसका प्रेशर हमको दे रखा है 10 atm, इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस इसका कंसंट्रेशन ये आपको 10 to power -3m दे रखा है। ये हमने रिडक्शन की रिएक्शन लिख दी, ये रिएक्शन आ गई हमारे पास, रिडक्शन की रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब हम इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करें। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट में लिखेंगे हम Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट में लिखेंगे हम प्रेशर ऑफ Cl2। वैल्यू पुट करते हैं E नोट RP SRP, क्या हमको SRP दे रखा है, तो बिल्कुल हमको SRP दे रखा है 1.36 माइनस 0.03 इंटू लॉग Cl माइनस का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 10 to power -6 अपॉन ये दे रखा है 10। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 to power -7 बन जाता है। इसकी नेक्स्ट स्टेप बनेगी हमारी E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 1.36 माइनस 0.03 इंटू लॉग। ठीक है, देखो ये आपके पास में क्या है 10 to power -7, 10 को ऊपर ले गए तो ये बनेगा 10 to power -7, तो इसको लिख दिया हमने log 10 to power -7। इसको सॉल्व करें हमको दे देता है 1.36 माइनस ये बनेगा प्लस 0.03 इंटू 7, तो ये बन गया आपका 0.21। तो इसको देखें, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा 1.57 वोल्ट। ये लीजिए आंसर है 1.57 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 1.75 वोल्ट। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। Solution of copper sulfate in which the solution of copper sulfate in which copper rod is dipped, copper rod is dipped is diluted to 10 times. Reduction potential of copper electrode will number 1
increases by 30 millivolt. Number 2 increases by 60 millivolt. Third decreases by 30 millivolt. And fourth decreases by 60 millivolt. ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें आपने कॉपर की रोड को रख दिया। इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा है, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है। वैसे हम समझते हैं कि जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आप किसी को 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर किसी को 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन 100 टाइम डिक्रीज होगा। अच्छा, हम डाइल्यूट किसको कर रहे हैं, तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। स्टैंडर्ड का मतलब पहले कंसंट्रेशन 1 मान के चलना है। तो अपन इसको ऐसे बोल दे कि भाई पहले हमारा कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है, पहले हमारा जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है वो 1 m था। अब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया है, तो डाइल्यूट करने का मतलब, अच्छा डाइल्यूट भी कितना किया आपने, डाइल्यूट 10 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज होगा। पहले अगर 1 है तो अब नया कंसंट्रेशन हमारा 1/10, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इसको 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो नया कंसंट्रेशन 1/100 होता, 1000 टाइम करते तो 1/1000 हो जाता। तो ये हमने जनरल तरीका बता दिया। इसका एक हिसाब से ये पूछ रहा है कि पहले कंसंट्रेशन था 1, अब 1 से कर दिया 0.1, तो रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या होगा। तो यार क्या होगा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बताएगा ना। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, तो इस कॉपर की रिडक्शन की रिएक्शन लिखे हैं। तो कॉपर का रिडक्शन, कॉपर +2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे मैं ये कॉपर बना दिया है। ये लीजिए, ये रिडक्शन की रिएक्शन आ गई है, रिडक्शन का रिएक्शन आ गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू हमारे पास आ जाता है A0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट किया जाएगा 1/कॉपर +2। ये लीजिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आपके पास इनिशियल में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 1 है, तो जब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 1 है तो आप कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 1 रखेंगे तो 1/1 होगा 1 log 1 0। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपके पास में, ऐसे बोल सकते हैं हम, जब हमारे पास में कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 m है ना, तो उस समय हमारा जो ई रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो E0 RP है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो कॉपर आयन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 से कितना हो गया कि 0.1 m होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं अब हम रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखे, तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है E0 RP माइनस, इसको लिख देंगे ना 0.03 इंटू log 1/, ये लीजिए 0.1, तो log 10 इसको लिख दिया हमने। ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.03, ये तो आ गया वोल्ट के अंदर। अगर आप लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, इसको चेंज कर दिया मिली में, 30 मिलीवोल्ट। तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे पहले हमारा रिडक्शन पोटेंशियल E0 RP था, अब हमारा जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है या जो नया बेस बोल देते हैं वो क्या होगा E0 RP माइनस 30, इसका मतलब 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन बनाया, ये तो हमने 10 टाइम डाइल्यूशन कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम बना दे 10 की जगह बोल दे 100 टाइम डाइल्यूट कर दे। अगर इसको 100 टाइम डाइल्यूट करे तो पता है यहाँ 0.1 की जगह क्या आएगा, 0.0 आते ही ये बनेगा आपका 0.0 का मतलब 100 और 100 आते हैं 0.06, इसका मतलब 60 मिलीवोल्ट आ जाएगा। यहाँ 60 आ गया। अगर इसको 1000 कर दिया तो 1000 करते ही 90 आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे, 10 टाइम्स डाइल्यूट, आपने इसको 10 टाइम डाइल्यूट किया तो 30 मिलीवोल्ट से कम हुआ, 100 टाइम डाइल्यूट किया तो 60 मिलीवोल्ट से कम हुआ, 1000 टाइम डाइल्यूट किया तो 90 मिलीवोल्ट से कम हो गया। तो हम इससे बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन पर रिडक्शन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाता है। कब, जब यहाँ पर ये डाइवेलेंट का केस है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। मान लो सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता, अब सिल्वर के इलेक्ट्रोड में क्या होगा
कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड में पता है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो करेंगे क्या, ये जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसकी जगह फिर 1 आ जाएगा, तो जो काम 30 का हो रहा है वो काम अब 60 का होने लग जाएगा। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है आपके पास। इसके 2 केस बना देता हूं मैं। एक तो बना देते हैं 4 बाइवेलेंट मेटल आयन। एक तो बनाने बाइवेलेंट के लिए, तो बाइवेलेंट के लिए आपने क्या देखा, ईच एंड एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन पर रिडक्शन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाता है। तो हम लिखेंगे ना 4 बाइवेलेंट मेटल आयन रिडक्शन पोटेंशियल decreases by 30 millivolt on each 10 times डाइल्यूशन। ये मतलब हुआ, ठीक है। आप इसको इस समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 10 टाइम डाइल्यूट किया तो 30 मिलीवोल्ट से कम होगा। अगर आपने 100 टाइम डाइल्यूट किया तो 60 मिलीवोल्ट से कम होगा। और अगर आप इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं ना, तो ये 90 मिलीवोल्ट से कम होगा। और क्या कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने आपको रिजल्ट बता दिया है, तो आप चाहो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये किसके लिए रिजल्ट है, पर बाइवेलेंट के लिए। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया मोनोवेलेंट के लिए, तो उसका भी समझ लेते हैं। 4 मोनोवेलेंट मेटल आयन की बात करें तो लिखा जा सकता है मोनोवेलेंट के लिए लिख सकते हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल decreases by 60 millivolt on each 10 times dilution। each and every 10 टाइम डाइल्यूशन पर ये 60 मिलीवोल्ट से कम होगा। तो इसमें अगर ऐसा है, आपसे बोला जाए 10 टाइम डाइल्यूट किया तो 60 मिलीवोल्ट से कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन की बात नहीं करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बढ़ेगा। अगर 10 टाइम डाइल्यूट किया तो 60 मिलीवोल्ट से कम होगा, 100 टाइम डाइल्यूट किया तो 120 मिलीवोल्ट से कम होगा, और अगर आप 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो 180 मिलीवोल्ट से कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल। कब, जब मोनोवेलेंट है और डाइवेलेंट है, तो आपको ये आंसर देना है। तो ये मैंने आपको रिजल्ट भी याद करवा दिया। इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम, ये जो होता है ना डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन, इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।